हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय हिंदी। हम कार्यालय हिंदी के 2 इकाई कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहली इकाई थी उसमें क्या था कि कार्यालय हिंदी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और कार्यालय हिंदी का क्षेत्र क्या है, हमने फर्स्ट इकाई में पढ़ा था। सेकेंड इकाई में हमने पढ़ा था कार्यालय हिंदी की शब्दावली, कि कार्यालय हिंदी की शब्दावली कैसी होती है। ठीक है, पारिभाषिक होती है और कितने प्रकार की होती है, उसमें कैसे वक्तव्य को यूज और किस प्रकार के शब्द का यूज किया जाता है। और अब हम थर्ड इकाई में पढ़ेंगे कार्यालय पत्राचार के विविध प्रकार, यानी कि कार्यालयों में जो पत्रों का व्यवहार होता है। ठीक है, जो लेटर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि आखिर कितने तरह के लेटर होते हैं और कितने तरह से उन्हें बांटा जाता है और उनका कैसे जो भी उनका काम है पत्रों का, वो कैसे देखा जाता है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कार्यालय पत्राचार आखिर होता क्या है। तो पत्र का यहाँ पे सबसे पहले यही बताया गया है कि पत्र शब्द संस्कृत के पट धातु में सटन प्रत्यय के योग से बना है। यानी कि संस्कृत का एक शब्द है, क्या है, पत, और उसमें प्रत्यय जोड़ा गया है सटन। ठीक है, और तो उसके योग से शब्द बना है पत्र। ठीक है, पत्र किसी भी विषय की सूचना, जानकारी, भाव, विचार इत्यादि का सरल एवं प्रचलित लिखित संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, यानी कि पत्र क्या है, किसी भी सूचना, जानकारी, भाव, विचार, इन सब का जो संप्रेषण होता है उसका एक माध्यम है। क्या है, पत्र है। ठीक है, अगर हम जनसंचार में देखते हैं तो लिखित माध्यम, जनसंचार के अंतर्गत न्यूज़पेपर, डाक, टेलीविजन, रेडियो और भी जाने कितनी सारी चीज, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, संप्रेषण के माध्यम के अंतर्गत आ जाती है। तो पत्र भी डाक मीडिया के अंतर्गत आ जाता है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। शुरुआत में इसका आदान प्रदान परस्पर विचार विनिमय के लिए व्यक्तिगत स्तर पे होता था। ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर पत्र को सबसे पहले किस उद्देश्य से यूज किया जाता था। सबसे पहले जब लेटर का, जब पत्र का प्रयोग किया जाता था तो विचार विनिमय, यानी कि अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। केवल सूचना एवं समाचारों के माध्यम रहे, परंतु धीरे धीरे इनका प्रयोग राजकीय कार्यों में भी होने लगा। फिर औद्योगिक क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण इनका महत्व बढ़ता गया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब शुरुआत में लेटर का यूज किया गया था, पत्र का इस्तेमाल किया गया था, तो किस लिए किया जाता था, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे, यानी कि बहुत दूर एक बैठा हुआ व्यक्ति, उस तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए पत्र का यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्रांति आई, यानी कि आधुनिक काल आया, ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, यानी कि जब इंटरनेशनल जब बाजार शुरू हो गया तो यहाँ पे पत्र की इम्पोर्टेंस भी आ गई। वैसे तो अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम पे कोई ज़्यादा लेटर यूज़ नहीं करता है, लेकिन अगर आप जाके कार्यालयों में देखो तो वहाँ पे छोटे छोटे नोटिस के लिए वहाँ पे लेटर भेजे जाते हैं, है ना। स्पीड पोस्ट किए जाते हैं, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, केंद्र से अगर संघ को भेजा जाता है या फिर केंद्र से कोई राज्य को अगर कुछ भेजना है तो फैक्स के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू वो भेजते हैं ना। ऐसा तो हम यही देखते हैं कि लेटर के आज के टाइम पे इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो सीधे फ़ोन से वीडियो कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह फ़ोन उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो भूलनाथ तिवारी जी पत्र के संदर्भ में अपनी एक परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। वो क्या लिखते हैं कि पत्र उस लिखित सामग्री को कहते हैं जो एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष को सूचना, मांग, क्रय विक्रय, बधाई, प्रश्न, अनुमति, सहायता, नौकरी, शिकायत, सहयोग, विरोध आदि के लिए लिखा जाता है। ठीक है, एक ऐसा लिखित सामग्री जिसके अंतर्गत क्रय विक्रय, सूचना, मांग, बधाई, प्रश्न, अनुमति, सहायता, नौकरी, शिकायत, सहयोग या फिर विरोध, इन सब से संबंधित बातें जिसमें लिखी जाती है वो पत्र कहलाता है। ठीक है, अब एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक अच्छे पत्र की विशेषता, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, जिसे समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या ये एक अच्छे पत्र की, अगर आप एक अच्छे पत्र लिख रहे हो या फिर अगर आप अपने भाई को ही एक पत्र लिख रहे हो तो उसमें आप क्या ज़्यादा पारिभाषिक शब्द तो डालोगे नहीं ना, क्योंकि कार्यालय के स्तर पे तो हमें भेजना है नहीं। हम एक अच्छे पत्र की बात कर रहे हैं, चाहे वो कार्यालय के स्तर पे भी क्यों ना, तो उसमें सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा उसमें व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, मुहावरे, अलंकार, छंद, इन सब भाषाओं का प्रयोग नहीं करके सरल और सीधे सीधे व्याकरण से जुड़े हुए, यानी कि व्याकरण से वो जो शब्द हो
एकदम संतुष्टि प्राप्त करें कि व्याकरण इसमें हाँ हर तरह से सही तरह से यूज किया गया है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो पत्र की भाषा है वह सरल व सहज होनी चाहिए, जिसे समझने में कोई परेशानी नहीं हो। पत्र की भाषा शुद्ध एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। अशुद्ध भाषा तथा अस्वाभाविकता पत्र को अबोध व दुर्बोध बना देती है। अबोध और दुर्बोध, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग याद करना सीख लो, ठीक है। मैं बस यही कह रही हूँ। तो अबोध, अ प्लस बोध, ये 2 वर्ड्स को मिला के बना है। आ जो है आगे में इसके उपसर्ग लगा है और बोध जो है वो वर्ड है, ठीक है, शब्द है। तो यानी कि उसमें नकारात्मकता है और बोध का मतलब होता है सोच समझ, यानी कि सोच में जो ना पकड़ में आए, यानी कि जो समझने योग्य ना हो, ठीक है। दुर्बोध यानी कि बुद्धि से जो दूर भाग जाए या फिर जो दिमाग में गलत संदेश पहुंचाए, दुर्बोध। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पत्र की भाषा शुद्ध और स्वाभाविक होनी चाहिए। ये लाइन तो से एकदम सिंपल है। फिर सेकंड लाइन कह रहे हैं कि अशुद्ध भाषा तथा अस्वाभाविकता, अस्वाभाविकता यानी कि ये स्वाभाविकता से हटकर है, ठीक है। अस्वाभाविकता यानी कि उसे बहुत ही ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा चीजें भर दी गई हो, ठीक है। अस्वाभाविकता पत्र को अबोध यानी कि जो समझ में नहीं आए, दुर्बोध या फिर बहुत ही ज्यादा वो गलत डायरेक्शन में ले जाए समझ को, ठीक है। बोध का मतलब होता है समझ, ओके। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो तो वहां पे भी बोध की बात आती है, आधुनिक बोध, मध्यकालीन बोध, ठीक है। तो बोध का मतलब होता है समझ, कि उस समय जो लोगों का बोध है, ठीक है, समझ उसको डिपेंड करता है। तो अस्वाभाविक पत्रों को अबोध व दुर्बोध बना देती है क्या, अशुद्ध भाषा और अस्वाभाविकता। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पत्र में विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। पत्र अगर हम लिखेंगे तो उसमें विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र जिस भी विषय को लेकर लिखा जा रहा है उसका स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। प्राप्तकर्ता को विषय समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल है। पत्र में संस्कृत तथा द्विअर्थक, द्विअर्थक यानी कि 2 अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग प्राय नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे 2 डबल मीनिंग निकलती हो। नेक्स्ट पॉइंट, पत्र स्वतः संपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पत्र जो हमने लिखा है वो पत्र अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात पत्र अपने आप में पूरा होना चाहिए। मतलब कि पत्र में जो भी हम लिख रहे हैं उससे हमें आधी चीजें कहीं ऐसे ना हो कि अगले पत्र में देखने को मिले, फिर उसकी आधी चीजें अगले पत्र में देखने को मिले, या फिर हमें आधी चीजें खोज के ढूंढ के निकालनी पड़े। जो पत्र है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बातें पत्र के अंदर से ही रिलेटेड होंगी, कोई भी इधर उधर बाहर की चीजें उसमें ऐड नहीं की जाएगी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं पत्र के प्रकार, कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो मोस्टली अगर हम देखते हैं तो एक ऑफिशियल होता है और एक अनऑफिशियल होता है ना, जिसे औपचारिक और अनौपचारिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार है। तो यहाँ पे भी जो एक औपचारिक है और एक अनौपचारिक है। फ्रेंड्स देखो, औपचारिक और अनौपचारिक जाहिर सी बात है हर कोई भूल जाता है। औपचारिक जहाँ पे उसे एक नियम के साथ बांध दिया जाता है जैसे कि कार्यालय, और अनौपचारिक उसके बीच में देखो ना आ रहा है ना, जिसके अंदर औपचारिकता नहीं होती है। अनौपचारिक, औपचारिकता और अनौपचारिकता 2 प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अनौपचारिक जिसमें औपचारिकता नहीं होती और औपचारिक जिसमें औपचारिकता, यानी कि उसमें व्याकरण जो है एकदम अच्छे से सुष्ट भाषा में लिखा जाना चाहिए, ओके। चलिए एक बार ये भी समझ लो कि सामाजिक पत्र, इसमें 3 प्रकार के पत्र बताए गए हैं। जो औपचारिक है, औपचारिक पत्र कार्यालय से रिलेटेड है। अनौपचारिक जो समाज में जो भाई बहन या फिर माता पिता या फिर रिलेटिव्स के बीच में लिखा जाता है। और एक है इसमें व्यवसाय, इसका ये भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के मध्य में आ जाता है। व्यवसाय वाला क्या होता है, जहाँ पे व्यापार होता है ना, जहाँ पे कोई बिजनेस में कुछ इधर से उधर अगर लेटर भेजना हो, अपने अधिकारियों को भेजना हो, तो व्यवसाय से संबंधित अगर कुछ भेजना हो तो उसके लिए वो लेटर यूज किए जाते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सामाजिक पत्र, सामाजिक पत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, जो कि औपचारिकता उनमें नहीं होती। औपचारिक का मतलब मैंने बताया ना, औपचारिक का मतलब होता है जिसके अंतर्गत व्याकरण को एक सुष्ट प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर औपचारिकता अर्थात कि वो गलत नहीं होना चाहिए, वो कार्यालय से रिलेटेड होना चाहिए। ऑफिशियल और फॉर्मल इनफॉर्मल होता है ना।
फिर इसके अंतर्गत क्या आता है, निमंत्रण, बधाई, शोक, संवेदना, धन्यवाद पत्र आदि ये सब आते हैं। फिर अगला आता है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं, यानी कि उनके अंतर्गत औपचारिकता होनी चाहिए, विनम्रता से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि उनमें विनम्रता होनी चाहिए, व्यवसाय संबंध, व्यावसायिक संस्थान, व्यापारिक कंपनी, आयात निर्यात आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है। प्रशासनिक अथवा कार्यालय पत्र, ये पत्र अधिकारियों द्वारा अन्य अधिकारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग को तथात्मक रूप में लिखे जाते हैं। इनके पत्र व्यवहार की एक निश्चित विधि होती है। विधि का मतलब एक तरीका होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, एक विभाग से दूसरे विभाग को, तथा तथ्य, ये भी एक तथ्य तथ्य होता है जो लिखे जाते हैं। ठीक है। एक 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है तथ्य, एक होता है कथ्य। कथ्य यानी कि कथन, तथ्य यानी कि जो तर्क है। ठीक है, जो बात रखी गई है। तो इन 2 वर्ड्स का मीनिंग समझ लो। जो तथ्य होते हैं यानी कि उसको प्रमाणिकता प्राप्त है, और कथ्य यानी कि जो कहा गया है। ठीक है, आगे ना समझ में, तथ्य और कथ्य कभी नोटिस करोगे तो मिलेगा ये दोनों वर्ड। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर सामान्य परिचय देते हुए हमारे पास और परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को भी एक बार देखते हैं। डॉक्टर निशा ढलवे के अनुसार कार्यालय पत्राचार देश विदेश की सरकारों, सरकारी और अन्य कार्यालयों के अंतर्गत आपसी, निजी और सार्वजनिक उद्यमों, संस्थानों, बैंकों के कार्यालयों, कंपनियों, निगमों तथा सामान्य जनता से संपर्क की ऐसी कड़ी है जिसके बगैर सारे कामकाज ठप हो जाने की संभावना है। कार्यालय पत्रों से कार्यालयों के दैनिक कार्य का नियोजन, संचालन, नियंत्रण, समन्वय, संदेशन, निर्देशन, आवेदन, मंजूरी, स्पष्टीकरण आदि कार्यालय प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो इसमें क्या 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 कह रही है, कह रहे हैं कि जो कार्यालय पत्राचार होते हैं उसकी उपयोगिता इन सभी क्षेत्रों तक है, देश विदेश की सरकारों में, अन्य कार्यालयों के अंतर्गत, आपसी व निजी सार्वजनिक उद्यमों। आपसी यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनी, और सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी। ठीक है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। ठीक है, तो वही है कि आपसी, निजी यानी कि प्राइवेट, और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक, संस्थानों, बैंकों के कार्यालयों, कंपनी, निगमों तथा सामान्य जनता से संपर्क की ऐसी कड़ियाँ। यानी कि कार्यालय पत्रों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जो हर जगह, तो यहाँ पे नाम ले लिया यार, हर जगह होता है। ठीक है, जिसके बगैर सारे कामकाज ठप हो जाते हैं, यानी कि कार्यालय पत्राचार के बगैर, कार्यालय पत्रों के बिना सारा कामकाज ठप हो जाने की संभावना है। कार्यालय पत्रों से कार्यालयों के दैनिक कार्यों का नियोजन होता है। ठीक है, दैनिक कार्य यानी कि जो पूरे दिन में क्या काम करना है, क्योंकि अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे एक लिस्ट, यानी कि जो पेंडिंग वर्क होते हैं, जो लोगों की शिकायतें आती हैं, उन सबको नज़र में रख के ही लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन कौन से आज के काम करने हैं, है ना। देखा जाता है कि कौन सी शिकायत ज़्यादा है उसे पहले निपटाया जाए, तो उसकी लिस्ट बनाई जाती है। और वो शिकायतें कैसे आती है, पत्रों में ही आती है ना। तो यहाँ पे वही है, दैनिक कार्यों का नियोजन जो कि पत्रों के ऊपर आधारित हो गया, उनका संचालन, नियंत्रण, संवयन, संदेशन, निर्देशन, आवेदन, मंजूरी, स्पष्टीकरण आदि कार्यालय प्रयोजन सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये सब कार्यालय में पत्रों के द्वारा ही होता है। ओके, तो इनकी जो परिभाषा बहुत अच्छी है, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस वर्ड्स बहुत सारे भरे हुए हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। फिर कार्यालय पत्रों की विशेषता, कार्यालय पत्रों की विशेषताएं, चलो देखते हैं कि आखिर कार्यालय पत्रों की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी विशेषता क्या है। जब पत्र में सीधी सदी हुई कलम, सदी हुई भाषा, कथ्य के अनुरूप वाक्य अर्थ को अभिव्यक्ति देने वाले सटीक शब्द सब यथाक्रम सजे से, बंधे से, सहज सरलता से एक के बाद एक चले आते हैं, तब ऐसे पत्र न केवल प्रभावशाली सिद्ध होते हैं पिंतु अपने उद्देश्य पूर्ति में भी सफल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ तो डेफिनेशन है यहाँ पे पूरी। इसको ना एक बार जरा अच्छे से समझो। सीधी हुई कलम, सॉरी सधी हुई कलम, जब एक पक्ष में, यानी कि कार्यालय पत्र के बारे में बता रहा है कि कार्यालय पत्र कैसे होते हैं, उसकी विशेषताएं बता रहा है सिर्फ एक डेफिनेशन के अंदर। सदी हुई कलम यानी कि कलम क्या है, बिल्कुल सदी हुई है, यानी कि उससे जो चीज़ लिखनी है वही लिखी जाएगी, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। सदी हुई भाषा यानी कि भाषा भी निश्चित है। कथ्य के अनुरूप, कथ्य कथ्य यानी कि जो कथन है, जो बोलना जाने वाला कथन है। ठीक है, कथ्य और तथ्य मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए हैं। तथ्य होता है जिसको प्रमाण मिल जाता है, ठीक है, उसमें तर्क होता है,
और कथ्य जो बोला जाने वाला कथन है। ठीक है, कथन के अनुरूप वाक्य होते हैं। अर्थों की अभिव्यक्ति देने वाले सटीक शब्द सब यथाक्रम सजे से बंधे से सहज सरलता से एक के बाद एक चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ क्या बताया है कि जो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग ही जैसे कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग और जो पारिभाषिक शब्दावली है उन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया जाना है। तो क्या है, एकदम सदी हुई भाषा है कथ्य के अनुरूप। कथ्य के अनुरूप यानी कि जो हमें बात कहनी है हम उस बात से संबंधित वहां से वो वाक्य ढूंढेंगे कि आखिर कौन सा वाक्य हमारी बात से कनेक्ट हो रहा है, तो उस वर्ड को हम उठा के अपने कार्यालय पत्र में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि कथ्य के अनुरूप वाक्य अर्थ को अभिव्यक्ति देने वाले सटीक शब्द, यानी कि जो कार्यालय पत्र है उसमें सब कुछ पहले से निर्धारित है, उसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं आती हैं। तो ये कह रहे हैं कि सदी हुई कलम, सदी हुई भाषा, कथ्य के अनुरूप वाक्य, अर्थ को अभिव्यक्ति देने वाले सटीक शब्द सब यथाक्रम सजे से बंधे से सहज सरलता से एक के बाद एक चले आते हैं। तब ऐसे पत्र न केवल प्रभावशाली सिद्ध होते हैं अपितु अपने उद्देश्य की पूर्ति में भी सफल होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी वाली डेफिनेशन मेरे को भी पसंद आई थी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आगे, अच्छे कार्यालय पत्रों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सबसे पहला आता है परिशुद्धता। परिशुद्धता यानी कि उसके अंतर्गत शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, परिशुद्धता से अभिप्राय है कि ऐसी कि किसी भी कार्यालय में पत्रों में तथ्यों का शुद्ध होना। तथ्य यानी कि जो भी बात की जा रही है वो क्या है, प्रमाण, उसे प्रमाणिकता प्राप्त हो। ठीक है, उसमें तर्क वितर्क करके उसे प्रमाणिकता प्राप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, तथ्यों का शुद्ध होना अनिवार्य है। पत्र में दिनांक, पत्र संख्या, अवतरण, संदर्भ क्रमांक, आंकड़ों इत्यादि का सही प्रयोग किया जाना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखने वाले को अत्यंत सावधानी से पत्र का मसौदा तैयार करना चाहिए। ठीक है, तथ्यों में किसी भी त्रुटि के कारण कार्यालयों में कार्यों में परेशानी या गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उचित रहता है यदि संबंधित अधिकारी हस्ताक्षर करने या अपनी स्वीकृति देने से पहले तथ्यों की भली भांति देख ले। ठीक है, तो इसमें क्या है, परिशुद्धता यानी कि हमने पूरा पढ़ा, तो यहाँ पे सिर्फ तथ्य की इम्पोर्टेंस है कि जो तथ्य वहां पे रखे जाने हैं वो पूर्णतः सही होने चाहिए। ठीक है, और हस्ताक्षर करने से पहले एक बार उन सबको चेक कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है स्पष्टता, यानी कि उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्टता का अर्थ होता है कि उसमें कहीं डबल मीनिंग तो नहीं निकल रहा है ना, तो वहां पे वही कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि कार्यालय पत्रों के कथ्य व तथ्य, कथ्य यानी कि जो कहा जा रहा है, तथ्य यानी कि जो प्रमाणिक है। जो कि कार्यालय पत्रों में अगर हम डालते हैं तो कोई सर्टिफिकेट तथ्य के रूप में उसमें अगर ऐड करना होता है तो वो जो है वो एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, तो तथ्य और कथ्य ये 2 वर्ड्स हमेशा याद रखना। ठीक है, इन दोनों में मीनिंग का अंतर है, याद करने की कोशिश करना। चलो आगे पढ़ते हैं। कार्यालय पत्रों का कथ्य एवं तथ्य स्पष्ट होना बेहद अनिवार्य है। स्पष्टता किसी भी पत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, चाहे हम जैसे ही पत्र लिख रहे हैं उसमें स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। यह अत्यंत आवश्यक है कि पत्र के द्वारा प्रेषक यानी कि जो पत्र भेजने वाला है जिस सूचना या जानकारी को प्रेषित करना चाहता है वह ठीक रूप में पत्र प्राप्त करने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। पत्र में स्पष्टता लाने के लिए प्रेषक को कार्यालय पत्र लेखन की विशिष्ट शैली का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कि पत्र में स्पष्टता लाने के लिए प्रेषक यानी कि जो पत्र लिखने वाला है प्रेषक, उसको कार्यालय पत्र में लेखन शैली की विशिष्ट शैली, जो कि कार्यालय पत्राचारों की एक विशिष्ट शैली होती है, आगे हम पढ़ेंगे, तो उस शैली का प्रयोग करना चाहिए। उसमें अनावश्यक कथ्यों एवं तथ्यों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। बहुत अधिक लंबे वाक्यों तथा कठिन शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि इसमें क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि उसमें एक निश्चित पद्धति, एक निश्चित कथ्यों और तथ्यों का प्रयोग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सरलता। सरलता, कार्यालय पत्र में सरलता का होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यालय कर्मचारी अथवा अधिकारी को पत्र लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सरल शब्दों व वाक्यों में विषयों या भावों को प्रस्तुत करने वाला पत्र सराहनीय एवं ग्राह्य होता है। पत्र में उल्लेखित बातों तथा तथ्यों को सरल एवं स्पष्ट रूप में कह जाना चाहिए। पत्र के संदेश या उद्देश्य को समझने में किसी प्रकार की उलझन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि सरलता होनी चाहिए पत्र में, उसमें यानी कि ज्यादा कठिन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि सरल शब्द एवं वाक्यों में विषयों या भावों को प्रस्तुत करने वाले सराहनीय एवं ग्राह्य होता है, यानी कि उसमें सीधे सीधे शब्द रखने चाहिए, उसमें अभिधा लक्षणा व्यंजन वाले नहीं, एकदम सीधे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग से कनेक्ट हो।
फिर अगला है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब होता है छोटा रूप, ठीक है। कार्यालय पत्रों में सदा संक्षिप्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पत्र में इधर उधर की तथा संदर्भ रहित बातों को कहने की कोई गुंजाइश नहीं होती। स्पष्टता के लिए पत्र का यथासंभव संक्षिप्त होना आवश्यक है। प्रेक्षक को स्पष्ट और कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए, अतः संक्षिप्तता को कार्यालय पत्रों का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। संक्षिप्तता पत्र का प्रभाव उत्पादक बनाती है, इसलिए अनावश्यक बातों या जानकारी, अर्थहीन शब्दों के प्रयोग एवं पुनरावृत्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे प्रेक्षक तथा प्रेक्षिती दोनों को ही सुविधा होती है। कार्यालय में समय का बहुत महत्व होता है। अधिकारियों के पास समय का अभाव होता है, इसलिए आवश्यक बातों को भी सरल एवं स्पष्ट ढंग से पत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो क्या कि इसमें संक्षिप्तता यानी कि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही लिखा जाए, यानी कि अनावश्यक जो भी उसमें तथ्य रखने हैं उन सबको हटा के जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही चीजें रखी जानी चाहिए, ठीक है। समस्या से जो संबंधित है या फिर जिस विषय को लेकर वो पत्र लिखा जा रहा है उस विषय से संबंधित शब्दों को, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को ही उसमें रखा जाना चाहिए, अनावश्यक टॉपिक्स को हटा देना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिष्टता। शिष्टता क्या होती है कि एक तरह से आदर, ठीक है, कि जो पत्र होते हैं उनमें एक आदर भाव होता है, तो उसी को हम शिष्टता कहते हैं। तो कार्यालय पत्रों में शिष्टता एवं शालीनता का होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यालय पत्रों में व्यक्तिगत संबंध का अभाव होता है, ठीक है। व्यक्तिगत संबंध यानी कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संबोधित करते हुए नहीं लिखेगा, वो या तो उसकी पोजीशन का नाम, पद का नाम लिखेगा, ठीक है, कि वो जैसे कि अगर केंद्र मंत्रालय में कोई अगर वित्त मंत्री है तो वो उसे का पद का नाम लिखेगा, ठीक है। ऐसे वो व्यक्तिगत तौर पे मैं, तुम्हें, तुमसे, हम, आपको, ऐसे नहीं, आदर से उसमें शिष्टता शब्दों का प्रयोग करके लिखेंगे। कार्यालय पत्रों में व्यक्तिगत संबंधों का अभाव होता है, अतः पत्र की भाषा में अपभ्रष्ट शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। कार्यालय पत्रों में कभी कभी किसी व्यक्ति को चेतावनी या निलंबित आदि का आदेश भी दिया जाता है, इसलिए संबंधित व्यक्ति को मानसिक आघात से बचाने के लिए पत्र की शैली औपचारिक और तथात्मक रखते हुए प्रस्तुतिकरण में विनम्रता एवं शिष्टता प्रदर्शित करनी चाहिए। शिष्टता किसी भी पत्र को प्रभावपूर्ण बनाती है। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर पत्र में शिष्टता नहीं होगी तो वो चाहे जैसी भी होगी, चोट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जो कार्यालय पत्र होते हैं उनमें भी शिष्टता का होना आवश्यक है। हम जो नॉर्मली भाषा लिखते हैं, अपने से बड़ों को लिखते हैं तो आदर के साथ लिखते हैं ना, तो वैसे ही कार्यालयों में हम उसमें शिष्टता, क्योंकि हम ऑफिस में हैं, वहाँ पे हमारा कोई पर्सनल कोई रिलेशनशिप में है नहीं जो हम उसके साथ जैसे ही बात करें, वो एक अजनबी व्यक्ति है, तो उसके साथ शिष्ट भाषा का प्रयोग करना अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ, परिपूर्णता, यानी कि पूर्णता होनी चाहिए कार्यालय पत्र में। पूर्णता कार्यालय पत्रों का अनिवार्य गुण है, ठीक है। पत्र में दी गई सभी सूचनाएं अपने आप में पूर्ण होती है। पत्र में परिपूर्णता से अभिप्राय है कि पत्र के विषय और उद्देश्य से संबंधित जानकारी, आवश्यक तथ्य, तिथि, हस्ताक्षर क्रमांक आदि सभी कार्यालय पत्र अपने मंतव्य में पूर्ण होना चाहिए। प्रेक्षक सभी सूचनाओं, संदर्भ, निर्देश तथा तथ्यों की ऐसी पुष्टि भाषा में स्पष्टता से प्रस्तुत करता है कि स्थानांतरण की स्थिति में आने वाले नए अधिकारी के लिए मुश्किल पैदा नहीं होती। सरकारी कर्मचारी में तबादला होता रहता है, इसलिए यह आवश्यक है कि पत्र अपने आप में परिपूर्णता तथा स्पष्ट हो। उसे किसी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी के अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पत्र में पूर्णता व स्पष्टता नहीं होगी तो स्थानांतरित कर्मचारी को उसे समझने में परेशानी हो सकती है, फलस्वरूप कार्यवाही में विलंब हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि परिपूर्णता, अगर स्टार्टिंग में बताया फिर नीचे में एग्जाम्पल है, ठीक है, वो तबादला हो जाना या फिर अधिकारी का इधर से उधर उसका ट्रांसफर हो जाना, तो ये सब एग्जाम्पल है। इसकी जो मेन थीम है वो ऊपर में ही है। क्या कह रहे हैं कि पूर्णता जो कार्यालय पत्र का है आवश्यक गुण है, उसमें जो भी जानकारी है वो पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए कि आधी रखती और आधी के लिए हमें गूगल सर्च करना पड़े या फिर उसने एक पत्र और डाला है वो सर्च करना पड़े, हमें ढूंढ के निकालना पड़े। इससे अच्छा है कि जो भी हम पत्र लिख रहे हैं उसमें पूर्णता होनी चाहिए। फिर अगला है प्रभाव उत्पादकता, यानी कि प्रभाव होना चाहिए। प्रभाव उत्पादकता
ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। प्रभाव प्लस उत्पादकता, यानी कि प्रभाव को वो उत्पन्न कर सके, किसके, जो भी प्रेक्षक है या फिर प्राप्त करता है उसके ऊपर वो प्रभाव डाल सके। उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता यानी कि वो उत्पादकता के ऊपर प्रभाव डाल सके। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रभावशीलता से अभिप्राय पत्र के आंतरिक एवं बाह्य गुणों से है, यानी कि पत्र के आंतरिक और बाहरी गुण। ओके, कि पत्र कहना क्या चाह रहा है और पत्र की जो रचना है वो कैसी है। जिस प्रकार साहित्य में प्रभावान्वित होती है, जिस प्रकार साहित्य में प्रभावान्वित होती है उसी प्रकार पत्र में भी होती है। पत्र में एक आकर्षण होना चाहिए, तभी वह पूर्ण रूप प्रभावी होगा। कार्यालय पत्रों में भाषा, विचार तथा भावों की ऐसी व्यवस्थित अनावृत्ति होनी चाहिए पत्र का संकलित प्रभाव प्रापक के मन पर पड़े। इसके लिए प्रेक्षक को सरकारी कार्य प्रणाली, नीति तथा संबंधित विषय की पूर्ण समझ होनी चाहिए। पत्र की भाषा, विचार एवं विषय सुगठित होना चाहिए। क्या कह रहा है कि जो पत्र की जो भाषा है वो एक आकर्षण से भरी हुई होनी चाहिए, उसमें विचारों भावों की एक व्यवस्थित अनिवृत्ति, यानी कि अनिवृत्ति का मतलब होता है बार बार सर्कल। अनिवृत्ति यानी कि आवश्यकता, एक तरह से कि उसमें विचारों भावों की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो केवल आवश्यकता के अनुसार, यानी कि उसमें ज़्यादा अति ना हो जाए, ठीक है। पत्र का संकलित प्रभाव, यानी कि पत्र का जो प्रभाव है वो प्रापक के मन पर पड़े। प्रापक यानी कि जिसे पत्र वो प्राप्त हुआ है उसके मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। इसके लिए प्रेक्षक को सरकारी कार्य प्रणाली, नीति तथा संबंधित विषय की पूर्ण समझ होनी चाहिए। इसके लिए क्या कि जो भी पत्र लिखने वाला यानी कि प्रेक्षक जो है उसे अपने पत्र में कैसे क्या चीज़ें डालनी है उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि कार्य प्रणाली, नीति और उससे संबंधित विषय की पूर्ण समझ होनी चाहिए। पत्र की भाषा, विचार एवं विषय सुगठित होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यथा तथ्य। वही मीनिंग है यथा तथ्यता। कार्यालय पत्रों में पूर्णतः तथ्य पर आधारित, साक्ष्य सम्मत, सटीक, विश्लेषण युक्त बातों का ही उल्लेख होता है। कार्यालय पत्रों में एक तर्क से दूसरे तर्क और एक अनुच्छेद से दूसरे अनुच्छेद के साथ संगति होती है। कार्यालय पत्रों तथ्यों को स्पष्ट, निश्चित, संगत और युक्तिपूर्वक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। प्रेक्षक सदा तटस्थ होता है, वह तथ्यों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत नहीं करता, वह कभी भी किसी विशेष पक्ष की प्रति पक्षपात नहीं करता, ठीक है। तो इसमें भी सीधी सी मीनिंग है यथा तथ्य, यानी कि उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें साक्ष्य, समता, सटीक, विश्लेषण युक्त बातों का ही उल्लेख होना चाहिए। फिर आगे में क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, संगत और साथ ही युक्तिपूर्वक ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए। और वो क्या है, तटस्थ होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा तटस्थता का गुण निरपेक्ष, चलो छोड़ो। तटस्थता का मतलब होता है कि ना तो वो, अरे तटस्थता मतलब कि दोनों गुटों से अलग हो जाना, तो ये हम गुट निरपेक्ष सिद्धांत के अंतर्गत भी देखते हैं। तो तटस्थ का मतलब होना है कि ना तो वो प्रेक्षक के या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका एक पॉइंट होता है कि एक उसके पक्ष में और एक उसके विपक्ष में। तो जो पत्र हम लिख रहे हैं वो ना तो उसके पक्ष में होना चाहिए ना ही उसके विपक्ष में होना चाहिए, वो सीधे सीधे बात रखनी चाहिए कि आखिर मैटर है क्या, ठीक है। उसमें ना तो हम कुछ सही दिखाएंगे ना ही कुछ गलत दिखाएंगे, यानी कि इसके पक्ष में ऐसा जा रहा है उसके पक्ष में वैसा जा रहा है, ये सब नहीं दिखाएंगे। कि जो भी मेन मैटर है, जो भी मेन प्रॉब्लम है या फिर जो भी मेन हमारी बात है जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो उसमें होना चाहिए, उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। विशेष पक्ष की ही उसमें बात होनी चाहिए। फिर अगला है विशिष्ट भाषा शैली। कार्यालय पत्रों की एक विशिष्ट भाषा शैली होती है ना, होते जाहिर सी बात है, उसके लिए हमने तो शब्दावली ही पढ़ी है। तो विशिष्ट भाषा शैली, कार्यालय पत्र पूर्णतः औपचारिक या अलंकरण काव्यात्मकता से रहित, यानी कि उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाषा में किंतु प्रभावशाली भाषा शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें प्रभावशाली भाषा शैली होनी चाहिए। वाक्य रचना प्राय अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में, अप्रत्यक्ष कथन यानी कि वो किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रख के नहीं की जानी चाहिए, अप्रत्यक्ष कथन के रूप में की जाती है। पत्र में संबोधन व्यक्तिवाचक ना होकर पदवाचक या अधिकारी के पद के दायित्व के अनुसार होता है, ठीक है। पत्र में किसी एक व्यक्ति को संबोधित नहीं करके उसके पद को लेकर, अधिकारी के पद को लेकर, उसके दायित्व को लेकर उसमें संबोधन होता है।
पत्र की भाषा शुद्ध, सरल, सहज, स्पष्ट, स्वाभाविक व अलंकरण विहीन परंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है। अशुद्ध भाषा शैली पत्र के उद्देश्य को विफल कर सकती है तथा कठिन और दुर्बोध बना सकती है। इनकी भाषा शैली रूढ़ होती है, प्राय भिन्न विषय वस्तु होते हुए भी इनका आरंभ और अंत एक जैसा होता है। कार्यालय पत्रों की भाषा में सम्य, गरिमा, गरिमे, गंभीर होना चाहिए, उसमें तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यालय पत्राचार की विधि। ये कार्यालय पत्राचार यानी कि जो कार्यालय पत्र होते हैं उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसकी विधि क्या है। विधि यानी कि उसका रूपरेखा हम देखेंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर।